जय हिंद साथियों। हमारे सिलेबस में जो यूनिट 9 है एमपीपीएससी में, उसका जो पहला टॉपिक है कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, ये उसका अगला वीडियो है। और इसमें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से शुरू करेंगे, है ना। एमएस ऑफिस को भी देखेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को और देखेंगे। अलग अलग भाषाओं को भी समझेंगे, है ना। जो मशीनी भाषा हैं उनको देखेंगे और उसके बाद फिर एमसीक्यू वाला वीडियो अलग से आएगा। तो इसके बाद जो पार्ट आएगा ना वो एमसीक्यू का होगा। इस पार्ट को, ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि चीज़ों को जल्दी से कंप्लीट भी करना है तो टाइम भी लगता है ना। तो जल्दी जल्दी चल रहे हैं थोड़े से। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों, एक बार जय हिंद भी कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे केवल हम देख सकते हैं लेकिन स्पर्श या टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर कहलाता है। देखो, ये जो आप इमेज देख पा रहे हो ना, यहाँ पर ये जो इमेज देख पा रहे हो, यही सॉफ्टवेयर है ना। तो जो आइकॉन टाइप का देखते हो आप, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर में जितनी भी टास्क होती हैं वे सारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपन्न होती हैं। यह प्रोग्राम और क्रियाओं का समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो देखो क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम और हार्डवेयर के बीच जो समन्वय स्थापित करता है ना, उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, अर्थात टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर को हम डेस्कटॉप पर जो है एक आइकॉन के रूप में देखते हैं, है ना। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर के उदाहरण दिए हुए हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली, क्विक बुक हो गया। डाटाबेस सॉफ्टवेयर में एमएस एक्सेस और माई एसक्यूएल आता है। डाटा टॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में कोरल ड्रॉ आता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में एमएस डॉस आता है, लिनक्स आता है। और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड आता है। क्या आता है? पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सभी क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। अब हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर को भी दो भागों में बांट के देखा जाता है। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो को हमें पढ़ना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। साथ ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। सॉरी। वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसके अंतर्गत जर्नल एप्लीकेशन और कस्टमाइज एप्लीकेशन शामिल होती है। अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को संचालित करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कौन से? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को संचालित करते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मैनेज करते हैं। तो इनका काम क्या है? हार्डवेयर को तो मैनेज करते हैं, साथ साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी संचालित करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही कंप्यूटर काम करने योग्य बनता है। अगर सिस्टम के सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे इसके उदाहरण में विंडो, लिनक्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आदि हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक तो उपयोगिता सॉफ्टवेयर। कौन कौन से होते हैं? उपयोगिता सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर। तो हम पहले प्रकार की बात करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की गति को बढ़ाते हैं और कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनका काम क्या है? कंप्यूटर की गति को बढ़ाना। यह यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच कार्य करते हैं। इसे सर्विस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम में अशुद्धि को दूर करते रखते हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं नेट प्रोटेक्टर, नोट्रॉन, सीसी लेनर, क्लीन माई पीसी और डिस्क डायरेक्टर। ये किसके उदाहरण हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के जो कार्य होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। डिस्क क्लीनर, कौन कौन से कार्य होते हैं? डिस्क क्लीनर, वायरस स्कैनर, डाटा बैकअप एंड रीस्टोर, डिस्क पार्टीशन और फाइल कंप्रेशन और डिस्क चेकर भी ये क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कार्य हैं। ये तो बात हुई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की। वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर में चलने वाले सभी प्रोग्रामों और कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइसेस को संचालित करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर में चलने वाले सभी प्रोग्रामों और कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइसों को संचालित करते हैं,
OSS कहलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यह जो सॉफ्टवेयर है जो बेजान हार्डवेयर में जान डालता है और उन्हें कार्य करने योग्य बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रमुख कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में MS DOS, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज, मैक और उबंटू है। वहीं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड, सिम्बियन, iOS, विंडोज, ब्लैकबेरी और बाडा प्रमुख हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, प्रोसेसर मैनेजमेंट करना, डिवाइस प्रबंधन, जॉब शेड्यूलिंग, टास्क मैनेजमेंट, टाइम शेयरिंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और फाइल और डाटा मैनेजमेंट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम के इन कार्यों को आप एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं। देखो, हमने बात सॉफ्टवेयर से शुरू की थी। हम सॉफ्टवेयर को देख रहे थे। हम सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ रहे हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को देखा और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को देखा। अब हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करेंगे। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही समझता है। तो देखो क्या है, जैसे आप और हम हैं अलग अलग प्रकार की भाषाएं समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो केवल मशीनी भाषा को ही समझता है और उसे बाइनरी कोड में भाषा प्राप्त होती है 0 और 1 के रूप में। मशीनी भाषा में प्रोग्राम तैयार करना बहुत कठिन है, इसलिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। जो प्रोग्राम है वो नॉर्मल भाषा में, जिस भाषा को आप जानते हो उसमें ही तैयार करोगे, लेकिन ट्रांसलेटर की मदद से उसे मशीनी भाषा में बदला जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कौन कौन से असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं? पहला जो है असेंबलर, उसकी बात करते हैं। ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा में प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, असेंबलर कहलाता है। असेंबली भाषा के प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। इसका मशीनी भाषा में अनुवाद करने के बाद जो प्रोग्राम प्राप्त होता है उसे ही ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। तो ऐसा प्रोग्राम है असेंबलर। देखो क्या है, ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। जब असेंबली भाषा की बात हो तो काय की बात हो रही होगी? असेंबलर की बात हो रही होगी, है ना? हाँ, असेंबलर में देखो, इस डायग्राम से समझो। असेंबली लैंग्वेज प्राप्त होती है इसे, और ये क्या करता है असेंबलर? असेंबलर इसे मशीनी लैंग्वेज में बदल देता है। कंपाइलर की बात करते हैं। कंपाइलर ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। तो जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। ये इसका कार्य है, सीधा सा ये समझो। इंटरप्रेटर जो है ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। इंटरप्रेटर वही कार्य करता है। यह एक बार में एक कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। सामान्यतः कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कार्य समान होता है। अंतर केवल यह है कि कंपाइलर जहां ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है वहां इंटरप्रेटर कुछ नहीं बनाता है। अब हम बात करते हैं, देखो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर तो देख लिए, अब हम आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। तो जो देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम में होंगे ही होंगे, है ना? उनके बिना सिस्टम कार्य नहीं कर सकता है। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से चलते हैं। प्रोग्रामों के ऐसे समूह क्या होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? प्रोग्रामों के ऐसे समूह जो यूजर की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसमें क्या होता है? यूजर की आवश्यकता के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। इन सॉफ्टवेयर को आवश्यकता अनुसार हटाया या जोड़ा भी जा सकता है। तो इनको जब मन मर्जी करे तो हटा भी सकते हो और जब मन मर्जी करे तो जोड़ भी सकते हो। इन्हें कंप्यूटर से हटाने पर उसकी वर्किंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर से हटा दिया जाता है तो कंप्यूटर की जो वर्किंग है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो नकारात्मक ना सकारात्मक। उदाहरण के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं? जैसे टैली सॉफ्टवेयर हो गया, कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर हो गया, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर हो गया, है ना? कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर हो गया, MS ऑफिस हो गया, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो ये तो हो गए उदाहरण। अब हम इनके प्रकारों पे आते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है
वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है जर्नल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, और दूसरा होता है कस्टमाइज यानी कि विशेषीकृत। सबसे पहले हम सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। बहुत ही भयंकर स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, बहुत तो दवाई करा चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके बाद भी वीडियो बनाना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो साधारण उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। इनका उपयोग प्रयोग करने वाले सभी यूजर करते हैं, जैसे टैली हो गया, क्विक बुक हो गया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर हो गया, कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप, डाटाटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसिंग। इनका प्रयोग सामान्य तौर पर सभी करते हैं। तो ये किस लिए बनाए जाते हैं? सामान्य उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, उनको कहा जाता है सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं विशेषीकृत की। तो कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ऐसे सॉफ्टवेयर जो विशेष उपयोग के लिए बनाए गए हों। नाम से ही समझ पा रहे होंगे आप, ऐसा सॉफ्टवेयर जो विशेष उपयोग के लिए बनाया गया हो और किसी और कार्य के लिए इन सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इनका उपयोग कोई विशेष यूजर ही कर सकता है। उदाहरण के लिए रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर जो है वो रेलवे रिजर्वेशन के लिए ही बनाया गया है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर ये मौसम विभाग के लिए ही बनाया गया है, तो वही लोग इसको चला सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर उपलब्धता के आधार पर भी उनके प्रकार होते हैं, तो जैसे फ्रीवेयर, शेयरवेयर, फर्मवेयर और ग्रुपवेयर। उपलब्धता के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रकार, तो पहला जो है वो है फ्रीवेयर। कौन सा है? फ्रीवेयर है ऐसे सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड और उपयोग करने के लिए मुफ्त हैं। उपलब्ध होने सॉफ्टवेयर कैसा कहा जाता है? फ्रीवेयर कहा जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट इशू से बाहर होते हैं। कैसे होते हैं? कॉपीराइट इशू से बाहर होते हैं। देखो क्या होता है, जैसे गूगल प्ले स्टोर है ना मोबाइल में, जब आप चलाते हो तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जिन्हें आप डाउनलोड करते हो गूगल प्ले स्टोर से, तो वो फ्री है। लेकिन कुछ फ्री नहीं है, उनमें लॉग इन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ऐसे ही कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें आप डाउनलोड करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, उन्हें क्या कहते हैं? फ्रीवेयर कहा जाता है। शेयरवेयर शेयरवेयर में क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड और उपयोगिता के लिए तो मुफ्त में उपलब्ध हैं, लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट इशू रहता है ना। तो पहले वाले में फ्रीवेयर में कॉपीराइट इशू नहीं है, इसमें कॉपीराइट इशू रहता है और इसका उपयोग एक सीमित समय के लिए ही किया जा सकता है। फर्मवेयर की बात करें तो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर फर्मवेयर कहलाते हैं। तो ये किस काम के लिए होते हैं? किसी विशेष कार्य के लिए ही बनाए जाते हैं फर्मवेयर। इस तरह के सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए बनाए हार्डवेयर के साथ संयोजित होते हैं। ग्रुपवेयर पर आते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आवश्यकता के अनुसार ग्रुप में उपलब्ध होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर किससे मिलते हैं? ग्रुप में मिलते हैं, जिन्हें समान उद्देश्यों में लगे रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीच बीच में इनका रिवीजन भी करते रहना है ना। अन्य परीक्षा उपयोगी सॉफ्टवेयर समूह देखें तो पहला जो सॉफ्टवेयर समूह है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कौन से? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर का उपयोग व्यापारिक लेन देन में किया जाता है, अकाउंट करने के लिए किया जाता है ना। जैसे टैली, क्विक बुक, खाता बुक, ERP टूल्स, ये क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर की बात करें तो इनके नाम से ही समझेंगे आप, डाटाबेस को नियंत्रित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जैसे SQL सर्वर, MS एक्सेस, MySQL और लोटस अप्रोच। ये क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में सबसे महत्वपूर्ण है जो MS एक्सेल है। कौन सा? MS एक्सेल। गूगल शीट और स्मार्ट शीट और जोहो शीट भी इसका उदाहरण है। इसमें क्या होता है? रो और कॉलम में डाटा को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित किया जाता है स्प्रेडशीट में। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में MS वर्ड बहुत ही पॉपुलर है। एप्पल वर्क्स और पेज मेकर भी बहुत पॉपुलर है। डाटा को लिखित सामग्री के रूप में संपादित करने के लिए वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो देखो, स्प्रेडशीट रो और कॉलम में और वर्ड प्रोसेसर में लिखित डाटा को नियंत्रित किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर का उपयोग टेक्स्ट और ग्राफिक्स को मैनेज करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है ना। एडोब InDesign, कोरल ड्रॉ, एडोब पेज मेकर, कैनवा और माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर इसके उदाहरण हैं।
समाचार पन्नों से देखें तो भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम माया 15 अगस्त 2023 को रक्षा मंत्रालय में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है माया, 15 अगस्त 2023 को रक्षा मंत्रालय में स्थापित किया गया है। देखो HTTP एरर कोड आते हैं, कुछ आपने देखा होगा मोबाइल में कभी कभी, पहले, अब तो नहीं होता ऐसा। 404 बैड फाइल रिक्वेस्ट जब लिखा है तो इसका मतलब होता है आपने गलत URL का उपयोग किया है। 401 अनऑथराइज्ड गलत पासवर्ड डालने पर, और 403 एक्सेस डेनीड बिना अनुमति के वेब पेज खोलने पर। 404 फाइल नॉट फाउंड सर्वर के पास रिक्वेस्टेड फाइल उपलब्ध नहीं होने पर ऐसा आता है। 408 रिक्वेस्टेड टाइम आउट सर्वर की गति धीमी होने पर ऐसा आता है। और 500 इंटरनल एरर सर्वर के कॉन्फ़िगरेशंस में समस्या होने पर ऐसा लिखा आता है। मॉलसियस सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका मकसद लोगों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना होता है, जैसे मॉलवेयर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, रूटकिट ये सब इसके अंतर्गत आते हैं मॉलवेयर के। तो मॉलसियस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। सॉफ्टवेयर संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो टेस्टिंग, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की में गलतियों को खोजने की प्रक्रिया को टेस्टिंग कहा जाता है। जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और उसमें क्या क्या गलतियां हैं, एरर्स हैं, उसको खोजा जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, टेस्टिंग बोलते हैं। डाउनलोडिंग इंटरनेट की सहायता से किसी भी प्रकार के डाटा को कंप्यूटर पर आना क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग कहलाता है। जब किसी प्रकार का डाटा कंप्यूटर पे आता है काय की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से, तो उसे आप डाउनलोडिंग कहते हैं। यदि हमें किसी ईमेल पर कोई फाइल भेजी और उस फाइल को हम अपने कंप्यूटर पर सेव कर रहे हैं तो कहा जाएगा कि आपने वह फाइल अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर ली है। अपलोडिंग क्या होती है, तो डाउनलोडिंग तो आना हो गया है ना। अपलोडिंग इंटरनेट की सहायता से कंप्यूटर के डाटा का अन्य सर्वर पर जाना अपलोडिंग कहलाता है। तो डाउनलोडिंग में डाटा आता है और इसमें क्या होता है, जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम अपने फोटो इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं तो कहा जाएगा कि हम आपके फोटो इंस्टाग्राम पर क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। एक टर्म आता है बग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर प्रोग्राम में होने वाली जो गलतियां होती हैं ना, उनको बग कहा जाता है। बग के कारण सही रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है। अगर कंप्यूटर प्रोग्राम में बग है यानी कि एरर्स हैं तो आप जो रिजल्ट प्राप्त करना चाह रहे हो वो सही प्राप्त नहीं होगा। अगला जो है डीबगिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। तो ये जो बग होते हैं ना, इन्हीं की पहचान डीबगिंग से की जाती है। अपडेट की बात करें, सामान्यतः एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में न्यू फीचर को शामिल करने के लिए अपडेट किया जाता है, इसी को अपडेट कहते हैं। प्रोग्राम की बात करें तो यूजर किसी भी विशेष कार्य को करवाने के लिए कंप्यूटर को समझ आने वाली भाषा में जो निर्देश समूह कंप्यूटर तक भेजता है उन्हें ही प्रोग्राम कहा जाता है। प्रमुख मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं एग्जाम हेल्प में, तो आप इधर देखेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड ओएस, iOS, ब्लैकबेरी, मीगो ओएस, बाडा ओएस और सेम्बियन ओएस। विंडो ओएस, अली ओएस और टाइजन ओएस ये इसके उदाहरण हैं। समाचार पन्नों से देखें समाचार पन्नों से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया था। भार ओएस एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रोजेक्ट है। कौन सा, भार ओएस, जो किसने विकसित किया है, IIT मद्रास के द्वारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। अब हम प्रमुख प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले MS DOS की बात करेंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था सॉफ्टवेयर जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, कंप्यूटर के वह भाग जिन्हें हम छू नहीं सकते। अर्थात कहने का मतलब ये था सीधा सा कि जिस भाग को आप कंप्यूटर के छू सकते हो ना, वो हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर नहीं। इससे सीधे से आपको पता चल गया था। उसके कुछ उदाहरण देखे थे, फिर हमने देखा कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर जब हमने देखा कि भाई मेरे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो भी तीन प्रकार के होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी कि उपयोगिता के आधार पे, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। फिर हमने देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, जो कि दो प्रकार के होते थे, सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर होते थे।
जब हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखा तो हमने पाया कि ये जो सिस्टम है हार्डवेयर को मैनेज करते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को संचालित करते हैं और हार्डवेयर को मैनेज करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही कंप्यूटर कार्य करने योग्य बनता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो कंप्यूटर कार्य नहीं कर पाएगा। फिर हमने इसके कुछ उदाहरण देखे थे और हमने देखा कि ये 3 प्रकार के होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग और ट्रांसलेट। यूटिलिटी में हमने उदाहरण में देखा था कि नेट प्रोटेक्टर, सीसी क्लीनर, क्लीन माय पीसी, ये जो क्या होते हैं ना, यूटिलिटी उपयोगिता के आधार पर ये कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण देखे हमने। फिर देखा हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग इसका नाम है, ये क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होते हैं कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। कंप्यूटर से जितनी भी डिवाइसें जुड़ी है ना, उन सभी को ऑपरेट करते हैं, उनसे संचालित करते हैं, उन्हें संचालित करते हैं। वह सॉफ्टवेयर जो बेजान हार्डवेयर में जान डाल दे उन्हीं ही ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका जो उदाहरण था, कंप्यूटर में प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं एमएस डॉस, लिनक्स, यूनिक्स, विंडो, मैक और उबंटू। वहीं प्रमुख मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं एंड्रॉयड, सेम्बियन, आईओएस, विंडोज, ब्लैकबेरी और बाडा। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों को देखा था हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कार्य करते हैं। क्या क्या मैनेज करते हैं, तो रिसोर्स को मैनेज करते हैं, मेमोरी को मैनेज करते हैं, प्रोसेसर को मैनेज करते हैं, डिवाइस को मैनेज करते हैं, जॉब शेड्यूलिंग, टास्क मैनेजमेंट, टाइम शेयरिंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और फाइल के साथ साथ डाटा को भी मैनेज करने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। जब हमने लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर देखा तो हमने देखा कि कंप्यूटर जो है केवल मशीनी भाषा को समझता है। कंप्यूटर जो है वो मशीनी भाषा को समझता है, तो उसे हम तो नॉर्मल भाषा में प्रोग्राम तैयार करते हैं, उसे मशीनी भाषा में बदलने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ट्रांसलेटर चाहिए। तो हम ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। इनमें जो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है असेंबलर। असेंबलर का जो कार्य होता है, हमने देखा था कि असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। ये किसका कार्य है, असेंबलर का कार्य है। उसके बाद हमने कंपाइलर को देखा और हमने देखा कि उच्च लेवल लैंग्वेज जो है ना, हाई लेवल लैंग्वेज है, उनको लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का कार्य किसका है, कंपाइलर का है। कंपाइलर के साथ साथ सेम कंपाइलर जैसा कार्य ही इंटरप्रेटर का होता है। इंटरप्रेटर का कार्य भी वही होता है जो कंपाइलर का होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। फिर हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वही होते हैं जिन्हें हम कभी भी हटा सकते हैं, कभी भी कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। हटाने या जोड़ने से इस पे सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये 2 प्रकार के देखे थे। उसके बाद उपलब्धता के आधार पे सॉफ्टवेयर देखे हमने। फ्रीवेयर, ऐसे जो फ्री में उपलब्ध हैं और जिन पर कॉपीराइट इशू नहीं है। शेयरवेयर, फर्मवेयर और ग्रुपवेयर, ये 4 प्रकार के देखे थे। इसके बाद कुछ और अन्य प्रकार के देखे हमने। और फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि कुछ अन्य सब महत्वपूर्ण तथ्य देखे, जिनमें हमने टेस्टिंग, डाउनलोडिंग अर्थात डाटा का आना, अपलोडिंग अर्थात डाटा का जाना, बग यानी कि गलतियां, डीबगिंग गलतियों को पकड़ने की एक प्रोसेस, अपडेट मतलब नए फीचर्स को शामिल करना, प्रोग्राम अर्थात जो निर्देश समूह कंप्यूटर को भेजता है उसी को आप प्रोग्राम कहते हैं। और उसके बाद कुछ हमने एग्जाम हेल्प में देखा और समाचार पन्नों से कि आईआईटी मद्रास ने भार ओएस एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया है। अब हम बात करते हैं प्रमुख प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इनको देखेंगे और फिर इनका भी रिवीजन करेंगे बाद में, है ना। अब ये वीडियो लंबा होने वाला है, ये तो हमने पहले ही आपको बोल दिया था कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। हमें जल्दी से इस चैप्टर को, कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान वाले चैप्टर को कंप्लीट करना है और फिर नेक्स्ट चैप्टर पर पहुंचना है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक ही है, वह भी बड़ा चैप्टर है, तो उसको भी बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे। प्रमुख प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पहला नाम आता है वो है एमएस डॉस का। इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एमएस डॉस का पूरा नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह टेक्स्ट यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्देशों या कमांड के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रथम संस्करण है
वो 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया था। तो एम एस डॉक्स का विकास किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने किया है। कब? 1981 में इसका प्रथम संस्करण आया था। अब हम बात करते हैं यूनिक्स की। यूनिक्स जो है, यूनिक्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स का जो प्रथम संस्करण है वो 1969 में विकसित किया गया था। किसके द्वारा? यूएसए की बेल लैब्स के द्वारा विकसित किया गया था यूनिक्स को। तो देखो यूनिक्स जो है 1969 का है और जो डॉस है जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये 1981 का है। विंडोज अभी तक का सर्वाधिक प्रचलित सिस्टम सॉफ्टवेयर है विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, विकास किया गया है। किसने किया है? तो एक बात याद रखनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। पहला संस्करण 1985 में जारी हुआ। विंडो के अब तक बहुत संस्करण जैसे विंडो 95, विंडो 98, विंडो 2000, विंडो एमई, विंडो एक्सपी, विंडो एनटी, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 अक्टूबर 2021 तक आ चुके हैं। तो क्या याद रखना है? विंडोज में याद रखना है आपको कि किसने विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। पहला संस्करण 1985 में जारी हुआ था। मैक ओएस की बात करें तो मैकिन्टोश कंप्यूटर, एप्पल मैकिन्टोश, फैट मैक और थिन मैक आदि नामों से इसे जाना जाता है। मैक को, किसको? मैक को आदि नामों से जाना जाता है। मैक का पहला संस्करण 1984 में जारी किया गया और इसके जो निर्माता हैं मैक के जो निर्माता हैं वो है कौन? एप्पल कंपनी है मैक के निर्माता। लिनक्स जो है एक मल्टीमीडिया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंटेल 80386 पर्सनल कंप्यूटर पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका पहला संस्करण 1991 में जारी किया गया। किसका? लिनक्स का। उबंटू की बात करें तो कंप्यूटर में उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू को कैनोनिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा 20 अक्टूबर 2004 में लॉन्च किया गया। इसका उपयोग जो है विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों में किया जाता है। किसका? उबंटू का। एंड्रॉयड, गूगल कंपनी ने इसे खरीद लिया है 2005 में, है ना। एंड्रॉयड को एंड्रॉयड इंक कंपनी के द्वारा 2003 में विकसित किया गया। तो वर्तमान में गूगल ने इसे खरीद लिया है 2005 में। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरू में कैमरों के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन जल्द ही मोबाइल हेडसेट में यह बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाने लगा है। एंड्रॉयड वर्तमान में मोबाइल में प्रचलित सर्वाधिक चर्चा में रहने वाला सॉफ्टवेयर है। क्रोम की बात करें तो क्रोम ओएस के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा और आपके मोबाइल में भी होगा। यही एक लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह विशेष रूप से ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन के साथ काम करने के लिए बनाया गया है। इसका प्रथम संस्करण 2009 में जारी किया गया था और इसका विकास जो है गूगल कंपनी के द्वारा किया गया है। किसने किया है क्रोम का विकास? गूगल कंपनी ने क्रोम का विकास किया है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर भाषाओं की। कंप्यूटर भाषाओं को हम जो है 3 भागों में बांट के देखते हैं। एक तो लो लेवल लैंग्वेज जिन्हें निम्न स्तरीय भाषा कहा जाता है, मीडियम लेवल लैंग्वेज मध्य स्तरीय भाषा और हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा। अर्थात कोई आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है तो आपको कहना है 3 भागों में। कौन कौन से? निम्न, मध्य, उच्च। निम्न, मध्य, उच्च। लो, मीडियम, हाई। लो, मीडियम, हाई। क्या होती है कंप्यूटर भाषाएं? कंप्यूटर भाषा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बीच संचार का एक प्रवाह स्थापित करती है। कंप्यूटर भाषा एक कंप्यूटर यूजर को कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक कमांड को पहचानने में मदद करती है। कंप्यूटर भाषा या प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा कंप्यूटर के साथ संवाद करने के लिए इस्तेमाल करने वाला कोड है। इन भाषाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम निम्न स्तरीय भाषा लो लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे। क्या होती है लो लेवल लैंग्वेज? ऐसी भाषा होती है जो कंप्यूटर सीधे समझ सकता है, निम्न स्तरीय भाषा कहलाती है। यह भाषा यूजर से दूर और हार्डवेयर के पास होती है तथा मशीन पर निर्भर करती है। उदाहरण मशीनी भाषा या बाइनरी कोड जो होता है कंप्यूटर सबसे पहले और आसानी से समझता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर का यूज करना पड़ता है। किस लिए? ताकि हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदल सकें। निम्न स्तरीय भाषा के अंतर्गत, लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत जो मशीनी भाषा है, क्या होता है? एक कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझता है। यह भाषा केवल 0 और 1
यानी कि 2 अंकों के प्रयोग से निर्मित कोड द्वारा लिखी जाती है और मशीनी भाषा को केवल सीपीयू ही द्वारा ही समझा जा सकता है। इस प्रकार इस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किया गया था। अब हम आते हैं मीडियम लेवल लैंग्वेज पर। क्या होती है मीडियम लेवल लैंग्वेज? निम्न स्तरीय भाषा में प्रोग्राम लिखने में आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए मीडियम लेवल लैंग्वेज का विकास किया गया। किसको? निम्न स्तरीय भाषा को लिखने में जो कठिनाइयां आती थी उनको दूर करने के लिए। हालांकि कई स्रोतों में असेंबली भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन मध्य स्तरीय भाषा के अंतर्गत असेंबली भाषा को रखा जाता है। असेंबली भाषा क्या होती है इसके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखने के आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए क्या किया गया? असेंबली भाषा का विकास किया गया और इसमें 0 और 1 के इस्तेमाल ना करके अक्षरों और चिन्हों का इस्तेमाल किया गया, सिंबल का इस्तेमाल किया गया। इस भाषा में न्यूमेरिक कोड जैसे ऐड, ट्रेन, ट्रांसलेट, सबट्रैक्शन आदि का प्रयोग किया गया, अर्थात एब्रीविएशन का प्रयोग किया गया, हम ये कह सकते हैं। मशीनी भाषा की अपेक्षा में गलतियां को आसानी से ढूंढा जा सकता था इसमें, और असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेटर की जरूरत होती थी, जिसे असेंबलर कहा जाता है। तो इसके लिए क्या होता है? असेंबली भाषा को ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, जिसे असेंबलर कहते हैं। असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। अब हम आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज पर आते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है? ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर सीधे नहीं समझ सकता, उच्च स्तरीय भाषा कहलाती है। यह भाषा यूजर के समीप और हार्डवेयर से दूर होती है। यह मशीनी भाषा पर निर्भर करती है, मशीन पर निर्भर नहीं करती है। तो इस भाषा में क्या होता है? संख्या, अंग्रेजी अक्षर और चिन्हों का प्रयोग होता है। ये सीखने के लिए बिल्कुल आसान है, लेकिन इन्हें लिखने के लिए कम से कम समय की आवश्यकता भी होती है, लेकिन इन्हें कंप्यूटर नहीं समझता है। तो क्या करना पड़ता है? एक प्रोग्राम को समझने की लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। हम एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का प्रयोग करते हैं, और जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना, इनको लो लेवल लैंग्वेज में बदला जाता है। अब हम आते हैं उच्च स्तरीय भाषा। 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होता है प्रोसीजरल भाषा, दूसरी जो होती है नॉन प्रोसीजरल, और तीसरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा। क्या होती है प्रोसीजरल? इस भाषा में प्रोग्राम के निर्देशों को एक क्रम में लिखकर उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण है प्रोसीजरल का फोर्ट्रॉन, कोबॉल, बेसिक और पास्कल सी। प्रोसीजरल भाषा का उदाहरण, इसमें क्या होता है? एक क्रम में लिखा जाता है और उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। नॉन प्रोसीजरल भाषा में क्या होता है? तो नॉन प्रोसीजरल भाषा की बात करें तो इसमें यह भाषा क्यूरी लैंग्वेज पर आधारित होती है। किस पे? क्यूरी लैंग्वेज पर आधारित होती है। इसे चौथी पीढ़ी की भाषा भी कहा जाता है। एसक्यूएल इसका उदाहरण है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड भाषा पे। इस भाषा में डेटा और फंक्शन को एक साथ यूज किया जाता है, जिसे क्लास कहा जाता है। क्लास को ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए सी प्लस प्लस और पाइथन, रूबी, सी, हैशटैग, ये क्या है? ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड भाषा का उदाहरण है। कंप्यूटर की पीढ़ियों की भाषा देख लेते हैं। तो प्रथम पीढ़ी जो है उसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया, और सेकंड पीढ़ी जो है उसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। थर्ड पीढ़ी जब आई तो हमने देखा सी, पास्कल, कोबॉल, बेसिक, फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग होने लगा, और फोर्थ पीढ़ी में ओरेकल और एसक्यूएल भाषाओं का प्रयोग हुआ। फिफ्थ पीढ़ी में प्रोलॉग, OPS5 और मर्क्यूरी जैसी भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। अब हम कुछ इंटरनेट संबंधी भाषाओं को देख लेते हैं। HTML वेब पेज लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो HTML जो होती है इसका प्रयोग वेब पेज लिखने के लिए किया जाता है। XML डाटा स्टोर व ट्रांसफर करने के लिए XML का प्रयोग किया जाता है। XHTML जो है HTML और XML दोनों की विशेषताएं होती हैं, और जावा स्क्रिप्ट में वेब पेज डिजाइन किया जाता है। PHP में डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए, और VRML जो है वो 3D वेब पेज बनाने के लिए VRLM का प्रयोग किया जाता है। इन भाषाओं को आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं और उनके अनुप्रयोग। तो पहला जो है उच्च स्तरीय भाषाओं में पहला है
पहला है फोरट्रॉन, जिसे फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहा जाता है। इसका विकास जो है 1957 में हुआ, प्रोग्रामर के एक समूह द्वारा, जिसका नेतृत्व जॉन बेकस ने किया था। इनके द्वारा इसकी खोज की गई। फोरट्रॉन की क्या है फुल फॉर्म? फॉर्टूना ट्रांसलेशन। यह गणितीय कार्य और गणनाएं करने के लिए बनाया गया था। फोरट्रॉन लैंग्वेज जो है किसके लिए? गणितीय कार्य और गणनाएं करने के लिए इसका क्षेत्र है। विशेष क्या है? प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है फोरट्रॉन। एल्गोल की बात करें, इसका फुल फॉर्म है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। 1958 में इसका विकास हुआ। कब हुआ? 1958 में। अमेरिकी और यूरोपियन कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने सामूहिक रूप से विकास किया है इसका। एल्गोल का जो विकास है अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों ने सामूहिक रूप से किया है। वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कार्यों के लिए उपयोगी बनाने के लिए एल्गोल एल्गोरिदम लैंग्वेज का विकास किया गया। गणितीय गणनाएं करने में भी पूर्ण रूप से ये सक्षम है। अब हम बात करें लिस्प की, तो लिस्ट प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म है। 1958 में इसका भी विकास हुआ है और MIT इंस्टीट्यूट के जॉन मैकार्थी द्वारा लिस्प का विकास किया गया है। यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज जो है इसका विकास जॉन मैकार्थी के द्वारा किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में इसका प्रयोग होता है किसका? लिस्प का। कोबोल की बात करें तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसको कहा जाता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ये 1959 में डेवलप हुई और अमेरिकी वैज्ञानिक ग्रेस हुपर के द्वारा इसका विकास हुआ था। व्यावसायिक हितों में इसका उपयोग किया जाता है। बेसिक की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक बिगिनर्स। इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। 1964 में इसका विकास हुआ और जॉन मैकार्थी कैमी और थॉमस यूजीन कोर्टज ने इसका विकास किया था। जॉन मैकार्थी कैमी और थॉमस यूजीन कोर्टज ने इसका विकास किया। वैज्ञानिक और व्यावसायिक कार्यों में इसका उपयोग होता है बेसिक का। पास्कल की बात करें तो पास्कल का जो डेवलपमेंट है निकोलस बिर्थ के द्वारा किया गया। कब? 1970 में। शिक्षण कार्यों के लिए इसका उपयोग किया गया था पास्कल का। किसका? पास्कल का। सी लैंग्वेज जो है डेनिस रिची ने नोकिया बेल लैब्स में इसका विकास किया था। किसका? सी का। और ये है 1972 में इसका विकास हुआ डेनिस रिची के द्वारा सी लैंग्वेज का। सॉफ्टवेयर निर्माण में सी लैंग्वेज उपयोगी है। कोमल की बात करें तो कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज डेनमार्क के बेनेडिक्ट लॉस्टड और ब्रोज क्रिस्टन्स ने द्वारा इसका विकसित किया गया शिक्षण कार्यों के लिए। वहीं C++ जो है ये ब्रजा बाजार ने स्ट्रोस्ट्रस्प ने नोकिया बेल लैब्स में इसका विकास किया था। कैसे नाम होते हैं इन लोगों के। जावा की बात करें तो जावा जो है जावा जेम्स गैमलिंग ने इसका विकास किया 1995 में और इंटरनेट पर आधारित प्रोग्रामिंग क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। रूबी की बात करें तो ये यूकी हीरो मैट्सुमोटो के द्वारा विकसित की गई है 1995 में जावा के साथ ही और इंटरनेट पर आधारित प्रोग्राम क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। अब हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की, तो इनको हम पहले भी देख चुके हैं, तो ये वही की वही चीज़ें हैं, तो इसको हम स्किप कर दे रहे हैं। सीधे हम आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं और इसके साथ ही क्लास कंप्लीट हो जाएगी, है ना। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखना है हमें, तो MCQ लगाएंगे हम कल। इसके लिए आप इसका रिवीजन कर लेना एक बार और MCQ के लिए रहना तैयार। सुबह 9 बजे आ जाएगी क्लास, तो MCQ के लिए रहना तैयार। ये मिलाना बहुत ज़रूरी है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक एप्लीकेशन पैकेज है जिसमें ऑफिस के सभी कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। MS ऑफिस के सर्वप्रथम 1990 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा इंट्रोडक्यूस किया गया था और MS ऑफिस का नवीनतम संस्करण जो है वो 5 अक्टूबर 2021 को इंट्रोड्यूस किया गया है। MS ऑफिस के जो उपयोग हैं उनकी बात करें हम तो MS ऑफिस के उपयोग पत्र का प्रारूप तैयार करने में, रिपोर्ट तैयार करने में, पेरोल तैयार करने में, कैलकुलेशन संबंधी कार्य, प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाने, डेटाबेस तैयार करने और ईमेल संबंधी कार्य करने में MS ऑफिस का प्रयोग किया जाता है। MS ऑफिस के अंतर्गत सब एप्लीकेशन होती है, उनका प्रयोग आपने पहले भी कहीं ना कहीं किया होगा।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पैकेज होता है उसके अंतर्गत अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उनको अभी हम देखेंगे एक लिस्ट में। उससे पहले हम इसको आते हैं और ऑफिस 365 क्या है इसको देख लेते हैं। देखो ऑफिस 365 जो है ये वेब आधारित कंप्यूटर सर्विस है। यह माइक्रोसॉफ्ट का ही एक सॉफ्टवेयर है जो एमएस ऑफिस का अपग्रेड वर्जन है। ऑफिस 365 को क्लाउड सर्विस पर होस्ट किया जाता है, अर्थात इसके सारे फीचर क्लाउड पर हैं जो और इन्हें कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है इनको हम एक एक करके नीचे देखने वाले हैं। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो पैकेज है उसके अंतर्गत कौन कौन से एप्लीकेशन आते हैं उनको देखते हैं। पहला जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर और प्रयोग होने वाला है। इसे वर्ड प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। टाइपिंग, डॉक्यूमेंट, बुकलेट, रिज्यूम आदि बनाने जैसे कार्य जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बड़े आसानी से किए जाते हैं। यह भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होने वाला है। यह लोकप्रिय स्प्रेडशीट सिस्टम जो कॉलम और पंक्तियों में किसी भी डाटा को व्यवस्थित करता है। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम में कोई भी टेबल के रूप में डाटा रिकॉर्ड किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पीपीटी बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। और माइक्रोसॉफ्ट का प्रभावी प्रेजेंटेशन निर्माण कार्यक्रम है। प्रेजेंटेशन टेबल, चार्ट, वीडियो, पिक्चर, साउंड, टेक्स्ट, एनिमेशन के द्वारा बेहतरीन प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर बनाई जा सकती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करें तो इस एक्सेस एक RDBMS रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित करने, कैलकुलेट करने और निर्णयन ग्राफ बनाने और डाटा प्रोफेशन रिपोर्ट तैयार करने में किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की बात करें तो इसका मुख्य रूप से उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। इसमें एक कैलेंडर, टास्क मैनेजर, कंटेंट मैनेजर, नेटवर्किंग और वेब ब्राउज़र होता है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर की बात करें तो यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जितनी आसानी से काम करने की सुविधा देता है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। इसमें इवेंट पोस्ट, रिज्यूम, बर्थडे कार्ड, न्यूज़लेटर, विज्ञापन आदि के बनाए गए फॉर्मेट का उपयोग कर अपना डाटा तैयार कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट लिंक की बात करें तो इसे फ़ोन लिंक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप मोबाइल फ़ोन को आसानी से पेयर कर सकते हैं, डाटा को एक्सेस और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट की बात करें तो यह एक नोट तैयार करने वाला ऑफिस एप्लीकेशन है। यह यूजर नोट्स, चित्र, स्क्रीन क्लिपिंग और ऑडियो कमेंट्री एकत्रित करता है। नोट्स को इंटरनेट पर अन्य वन नोट्स यूजर के साथ साझा किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट इंकोपाथ डिजाइनर की बात करें तो यह स्ट्रक्चर डेटा और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को डिजाइन करने में, वितरण करने, भरने और सबमिट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 के साथ लॉन्च किया था। अब हम बात करते हैं कि विगत वर्षों में MPPCSC के आसपास जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। उसके साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो को हमारे लिए समय हो गया है, 1 घंटे के आसपास पहुंचने वाले हैं हम थोड़ी देर में। जो MCQ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तो MCQ के लिए तैयार रहना है। MCQ हर हाल में लगाना है, प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है ना। तो पहला फैक्ट है जो OpenGL सिलिकॉन ग्राफिक्स द्वारा जारी किया गया है, जो एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। तो OpenGL सिलिकॉन ग्राफिक्स के द्वारा जारी किया गया है, जो एक क्या है, सॉफ्टवेयर इंटरफेस है, जो प्रोग्रामर को ग्राफिक्स हार्डवेयर के साथ संचार करने की अनुमति देता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करने, ए से डी की ओर जा रहे हैं तो क्या कहेंगे उसको, करने की प्रक्रिया को प्लस मोड कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन। ए से जब डी की ओर जाते हैं तो मॉड्यूलेशन, और डी से जब ए की ओर जाते हैं तो डीमॉड्यूलेशन। यूएसबी पोर्ट का प्रारंभ 1996 में हुआ है। कब हुआ है यूएसबी पोर्ट का प्रारंभ? 1996 में। अगला पॉइंट है माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल का उदाहरण है। तो ये कैसी है? पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस है। 1 गीगाबाइट समतुल्य है 2 पे 30 की घात बाइट के बराबर 1 गीगाबाइट समतुल्य होता है। 1 टेराबाइट समतुल्य है तो 2 पे 40 की घात
बाइट के बराबर होता है 1 टेराबाइट। इनको भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है। और कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य होता है, तो इसका होता है फास्टर रिट्रीवल के लिए फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा डेटा को स्टोर करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का। इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है कंप्लीट। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथ ही अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके जो एमसीक्यू हैं उनको लगाएंगे, करीब करीब 70 के आसपास एमसीक्यू हैं, तो उन सभी को कंप्लीट करेंगे और आप उनके जवाब भी देंगे। साथ ही आपको हमें बता दें कि यूनिट 5 जो है उसके भी वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं और एमपीजी के जो है उसके भी वीडियो कंटिन्यू आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उन वीडियो को भी लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, जल्दी से जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा।